हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। क्या हाल है आप लोगों के? मौज मस्ती चल रही है कि नहीं? सबसे पहले ये बता दो। और आज हम इसी मौज मस्ती और फुल ऑन एनर्जी के साथ पढ़ने वाले हैं अपना 5th चैप्टर सिविक्स का, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट ट्रस्ट मी, इतने अच्छे से पढ़ाऊंगा कि इस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। दैट्स माई प्रॉमिस। तो विदाउट एनी डिले चलो पूरे चैप्टर को अच्छे से समझते हैं विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे व्हाट डज इट mean to be socially marginalized. To be marginalized is to be forced to occupy the sides or fringes and thus not be at the center of things. होता क्या है? बहुत सिंपल सी चीज ये है। सोच के देखो, आप एक क्लास में हो, जिस क्लास में सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बट जब आप अपनी कोई बात रखते हो कोई सुनता ही नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि लोग आपकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं। सो इस फीलिंग को कहते हैं मार्जिनलाइजेशन। आपको याद है, हमने 6th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं किसी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर कोई डार्क कलर का है तो हम कहेंगे इसका मजाक उड़ाएंगे। इस चीज को, जब इसकी जो फीलिंग है, उस इंसान के दिमाग में जो फीलिंग आएगी ना, उसको कहा जाता है मार्जिनलाइजेशन। उसको कैसा फील होगा कि यार मेरे को ना मार्जिनलाइज करा जा रहा है, मेरे को सेंटर में ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं सेंटर में हूं, मेरे को फील हो रहा है कि मेरे को ना कॉर्नर कर दिया जा रहा है। सोच के देखो, आप किसी क्लास में हो, कई बार आपकी क्लास में भी ऐसा होता है यार, कोई बच्चा ऐसा है जो बेचारा थोड़ा कम समझदार है, उसकी कोई सुनता ही नहीं है ना। तो इस तरीके की चीजें जब फील होती है ना, सो यू ऑफन एंड अप फीलिंग दैट यू आर नॉट विद इट। आप हो ही नहीं इस सोसाइटी का पार्ट। As if what you feel, what you say and think, how you act are not quite right or acceptable to the others. ऐसा लगता है कि जो आप कर रहे हो, जो आप बोल रहे हो, जो आप सोच रहे हो, वो सोसाइटी के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। समझ रहे हो? हम स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे चल रहे हैं ताकि हम समझ लें एक बार बेसिक, क्योंकि आगे तो बस हम क्या करेंगे, बेसिक समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया, फिर तो हम आगे स्टोरीज पकड़ेंगे बस। ठीक है? सो ये हमारा पूरा टैक्टिक होने वाला पढ़ाई का। अब जैसे क्लासरूम का भी हमने एग्जाम्पल लिया, क्लासरूम के बाहर जो रियल सोसाइटी है ना, वहां पे भी ऐसी चीजें होती है। वहां पे भी कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल को मार्जिनलाइज्ड फील होता है। हम सोसाइटी क्या करती है, उनको उतना हेल्पलेस फील कराती है। ऐसा लगता है कि यार उनके पास पावर ही नहीं है। कौन सी सोसाइटीज हैं आप देखते हैं। देयर मार्जिनलाइजेशन कैन बी बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कस्टम्स और बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजॉरिटी कॉलम। उनका मार्जिनलाइजेशन का रीजन क्या हो सकता है कि मे बी वो अलग भाषा बोलते हो, या वो अलग कस्टम्स को फॉलो करते हो, या रिलीजन उनका, हम मेजॉरिटी ग्रुप से उनका जो रिलीजन है वो अलग हो। ये रीजन हो सकते हैं किसके? मार्जिनलाइजेशन के। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, considered to be low social status and viewed as being less human than others. कई बार क्या होता है कि गरीब को भी मार्जिनलाइज करा जाता है। एकदम बेसिक सिंपल चीज में समझें तो आपने देखा यार कि गरीब आदमी को उतने अधिकार नहीं दिए जाते, या दिए तो जाते हैं बट वो उसको एक्सेस नहीं कर पाता जितना एक अमीर आदमी या फिर एक वेल टू डू आदमी कर सकता है। तो ये जो पूरा सोसाइटी है, ये अक्सर ऐसी बन जाती है कि जिसके पास पैसे ज्यादा वो पावरफुल ज्यादा, जिसके पास पैसे कम वो पावरफुल कम, पैसे कम राइट्स कम, पैसे कम घर नहीं है। सो ये जो बेसिक फैसिलिटीज हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, लोग इज्जत नहीं दे रहे हैं, ये बहुत प्रॉब्लम है और यही है एक्चुअल मार्जिनलाइजेशन। ठीक है? तो इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल पॉलिटिकल फैक्टर्स मिला के इस पूरे ग्रुप को किसी भी ग्रुप को मार्जिनलाइज्ड फील कराते हैं। ये याद रखना। ऐसा नहीं होता कि कभी एक फैक्टर है, जैसे कि कोई गरीब है, सिर्फ क्योंकि वो गरीब है तो उसको मार्जिनलाइज्ड फील कराया जा रहा है, ऐसा नहीं है। इसके लिए एक सर्टेन फैक्टर्स हैं। वो गरीब है जिसकी वजह से वो एक अच्छा घर नहीं ले पा रहा, अच्छा घर नहीं ले पा रहा है तो उसकी समाज में इज्जत नहीं हो रही है, इज्जत नहीं हो, और समाज ने ऐसा बना रखा है कि इज्जत किसकी है? जिसका अच्छा घर है। समझ रहे हो? ये पूरा गोल चक्कर है जिसमें सारे फैक्टर्स आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ये सब आ जाते हैं। इसीलिए अब हम एक्चुअल डेप्थ में घुस रहे हैं चैप्टर की। तो इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट 2 कम्युनिटीज दैट आर कंसिडर्ड टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। हम 2 कम्युनिटीज के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टोरी पढ़ते हैं। एक आदिवासी फैमिली है दिल्ली में। सोमा और हेलेन जो है वहां पे रिपब्लिक डे की परेड देख रहे हैं अपने दादाजी के साथ। ओ सी एन आदिवासी फ्लोट। तो झांकी निकलती है ना परेड में, तो वहां पे एक आदिवासी की झांकी निकली। तो बेचारी जो हेलेन थी वो बोली कि दादू, व्हाई डू दे ऑलवेज शो आदिवासीज एज ओनली डांसिंग? कि दादू ये हमेशा हमें ना नाचते हुए हा हा करते हुए क्यों दिखाते हैं? हम तो ऐसे नहीं है, हम तो दिल्ली में रहते हैं, अच्छी फैमिली है, हम तो पढ़ाई भी करते हैं। यस, डोंट दे नो एनीथिंग एल्स अबाउट अस? तो सोमा जो उसका छोटा भाई है वो कहता है क्या इसको हमारे बारे में और कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को? तो दादाजी उनके कहते हैं बड़े प्यार से कि जो आदिवासी की जो जिंदगी है ना, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता।
When I was young, our village in Odisha was beautiful. We got everything we needed from the land and the forest around us. We in turn respected the land and the forest, the river. वो बताते हैं जब मैं जवान था ना तो हम रहते थे उड़ीसा के गांव में, जंगलों में, जो कि इतने सुंदर थे। हम उन लैंड की, उस फॉरेस्ट की बहुत इज्जत करते थे, बदले में वो लैंड, वो फॉरेस्ट हमें हमारा घर देते थे, हमें खाने के लिए खाना देते थे। इस तरीके से वो अपनी पूरी जिंदगी बिताते थे। तभी सडनली क्या हुआ, वी वर टोल्ड दैट द फॉरेस्ट वॉज नॉट आवर्स। तभी सडनली कुछ बाहर के लोग आए और उन्होंने कहा अब ये जंगल तुम्हारा नहीं रहा, ये जंगल जो है ये सरकार का है और इसके कॉन्ट्रैक्ट आ गया और अब ये सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। If we protested, they beat us and then took us to court, where we did not have our lawyers and could not fight our cases. और अगर हम मना करते थे तो हमें मारा पीटा जाता था और पुलिस पकड़ के हमें ले जाती थी कोर्ट में, जहाँ पे हम इतने गरीब लोग जंगल में रहने वाले, हमारे पास कहाँ से लॉयर होंगे और हम कहाँ से केस लड़ेंगे। Then how did you survive, दादू? अब हेलेन पूछती है, पर दादू फिर आपने कैसे अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, कैसे सर्वाइव करा? तो उन्होंने बताया कि हम में से कई लोगों को फोर्सफुली शहर आना पड़ा, अलग अलग काम ढूंढने, कोई वर्कर बन गया, कोई लेबर बन गया और आके अपने अपने काम को, लाइफ को आगे बढ़ाया। Then the company walas came. They said there was iron ore under our land. They wanted to mine it. They promised jobs and money. If we sold our land to them, some villagers were excited. Others said this would destroy our lives and would get nothing. Some gave thumbprints, not realizing they were selling their lands off. Only a few were given token job. अब सुनो, उन्होंने बताया पहले उनको जंगल से निकाला और कहाँ, आसपास के गांव मुंह में फेंक दिया कि यहाँ रह लो, यहाँ रह लो। अब बेचारे वो वहां रहने लगे, खेती करने लगे। अब बेचारे अपनी जिंदगी अच्छे से बिता रहे थे कि तभी कंपनी वाले आ गए। कंपनी वाले बोले कि अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम जिस जमीन के नीचे रह रहे हो ना, इसके नीचे माइन है, करोड़ों अरबों रुपए है, हम बेचेंगे इसको, तुम लोग यहां से हटो, हम तुम्हें नौकरी देंगे, पैसे देंगे। और ऐसे बोल के कई लोगों से अंगूठा लगवा दिया। अब कई लोग तो अंगूठा लगा दिया और बाकी सबको ऐसे ही जबरदस्ती भगा दिया, और जो चला गया उसको कभी कोई पैसा नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। बहुत ही कम ऐसे थे जिनको पैसे दिए गए। Then they beat and threatened us. Eventually everyone was forced to sell and abandon the land of their forefathers. तो eventually क्या हुआ, सबको पीट के भगा दिया गया और सबको अपनी जमीन जबरदस्ती वहां बेचनी ही पड़ी और कोई ऑप्शन नहीं था। They had the support of the authorities. Our whole way of living vanished overnight. उनके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट था और रातों रात हमारा घर हमसे छीन लिया गया। ओ दादू, and our land what? For our 30 acres we got a little money for one contract. अब हेलन पूछती है बट हमारी जमीन बिकी, उसके लिए कुछ तो मिला होगा। तो दादू ने बताया कि 30 एकड़ जमीन, आप इमेजिन कर सकते हो 30 एकड़ जमीन में कितने घर बन जाएंगे, कॉलोनी बन जाएगी। 30 एकड़ जमीन के लिए हमें मात्र इतने कम पैसे दिए गए जिससे हम शहर में आके एक नॉर्मल घर भी नहीं ले पाए, ऐसा हाल था। उसके बाद उस दादू ने अपने दोस्तों को कभी जीवन में नहीं देखा। ये जो मनी था ये शहर आके जरा से दिन चला, उसके बाद हमें अपना काम ढूंढना पड़ा। तो इसीलिए हम सबको एक छोटे से एक रूम में 8-10 लोगों को गुजारा करना पड़ा, क्योंकि इतना ही किराया देने के पैसे थे। तो हम अपनी केयर फ्री जिंदगी को छोड़ के यहाँ आ गए थे। कुछ साल बाद तुम्हारे फादर जो थे, दादाजी कहानी सुना रहे हैं ना, तो तुम्हारे फादर को जॉब लग गई। इसके बाद चीजें थोड़ी थोड़ी ठीक हुई और फिर तुम दोनों स्कूल जाने लगे। I hated going back to school. We had missed so much of our studies and other children made fun of us. We spoke Santhali at home and did not know Hindi, but now now we have friends, I can even speak some English now. But एक चीज अच्छी बताई है, क्या बताया? वो जो बच्चा है सोमा, वो कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, हम यहाँ इतनी लेट स्कूल पढ़ना शुरू हुए, सारे बच्चे हमसे छोटे, मतलब सारे बच्चे जो थे वो कैसे थे, हमसे छोटे थे, और हम इतने बड़े बड़े उस क्लास में बैठते थे, वो हमारा मजाक उड़ाते थे। घर पे हम संथाली बोलते हैं और वहाँ पे हमें हिंदी बोलनी पड़ती है, इंग्लिश बोलनी पड़ती है, हमें आती नहीं थी। बट हेलन कहती है बट अब तो मेरे दोस्त बन गए और अब मैं थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलना भी सीख गई हूँ। तो आफ्टर ऑल ये थी वो पूरी स्टोरी जिसमें हमने बेसिकली समझा कि आदिवासी की एक्चुअल जिंदगी होती कैसी है। समझ में आई ना? तो आपको देखा आपने कि दादू को कैसे उनके गांव से निकाल दिया गया था, और ऐसे ही सिर्फ एक इंसान नहीं है, ऐसी हजारों करोड़ों स्टोरीज है हमारे हिंदुस्तान की जहां पे आदिवासी कम्युनिटीज को उनके ही घर से निकाल के बाहर शहरों में छोड़ दिया गया, और इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हु आर आदिवासीज। सो आदिवासीज जो टर्म है ना, इसका लिटरल मतलब होता है ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स। अब एक मिनट, अगर आप ये लोग सोच रहे हो कि भैया ये हाईलाइट क्या कर रखा है, तो फट से वीडियो को पॉज करो और अपनी किताब ले आओ, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स में पूछा गया है ना, वो मैंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए हाईलाइट कर दिया है ताकि तुम भी कर लो, और वीडियो से पढ़ते पढ़ते तुम्हें पता हो कि कहां पे मुझे फोकस करना है, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में। समझ रहे हो? फट से ले आओ।
चलो अब बात करते हैं हु आर आदिवासी। तो अराउंड 8% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन जो है वो आदिवासी कम्युनिटी है, और ये वो लोग होते हैं जो ज्यादातर जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी जो लिविंग है पूरी जंगलों में होती है, वहीं की पूजा करते हैं, जंगलों की पूजा करते हैं और वहीं से खाते पीते हैं और वहीं रहते हैं आराम से। ये होमोजीनियस नहीं होते, ये चीज समझ लो। ऐसा नहीं है कि सारी आदिवासी एक ही कम्युनिटीज होती है। इंडिया में, हिंदुस्तान में लगभग 500 से ज्यादा आदिवासी कम्युनिटीज हैं, जो कि कौन कौन से स्टेट्स में रहती हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न। तो आपने देखिए ज्यादातर नॉर्थ के स्टेट ज्यादा हैं जहां पे आदिवासी कम्युनिटीज पाई जाती हैं। उसके अलावा आप असम, मणिपाल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे 7 सिस्टर स्टेट्स भी आ चुके हैं यहाँ पे। उड़ीसा जो है ना वो तो फेमस है, वहां पे 60 से ज्यादा कम्युनिटीज आदिवासी की रहती हैं। आदिवासी सोसाइटीज आर ऑल्सो मोस्ट डिस्टिंक्टिव बिकॉज देयर इज ऑफन वेरी लिटिल हायरार्की अमंग देम। एक खास बात उनके बारे में क्या है कि उनके बीच में हायरार्की नहीं होती। जैसे आप नॉर्मल सिस्टम की बात करो तो वहां पे कास्ट सिस्टम है, ये पंडित हैं, ये शूद्र हैं, ये है, ये वो है। उनके बीच में कुछ नहीं है, हायरार्की बिल्कुल नहीं है, सब बराबर माने जाते हैं। इसीलिए वो सोसाइटी से थोड़े अलग हो जाते हैं, समझ रहे हो। उसके अलावा भाई वो बाकी रिलीजन से बिल्कुल अलग रिलीजन फॉलो करते हैं। वो इस्लाम, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी इसको फॉलो नहीं करते। वो किसको मानते हैं? वो स्पिरिट्स को मानते हैं कि भाई हम जंगल की आत्मा की पूजा करते हैं, हम पहाड़ की आत्मा की पूजा करते हैं, हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं। इस तरीके की वो पूजा करते हैं। बट अब आगे आप डिफरेंस ये आया कि जैसे जैसे उनके आसपास के एम्पायर्स चेंज हुए तो कई लोगों ने डोमिनेंटली और इनडोमिनेंटली, मतलब कुछ के राजाओं ने उनको फोर्स करा, कुछ के राजाओं ने नहीं करा, वो फिर भी कन्वर्ट हो गए अलग अलग धर्मों में। जैसे कि अगर आप बात करो तो शक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति, क्रिश्चियनिटी, ये सब कुछ मेजर धर्म थे जिनमें आदिवासी कन्वर्ट हो गए। साइमल्टेनियसली आदिवासी रिलीजन देमसेल्फ हैव इन्फ्लुएंस्ड डोमिनेंट रिलीजन्स ऑन एम्पायर। अब जैसे कि कई जगह तो ऐसा हुआ कि जितने आदिवासी थे उन्होंने फॉलो कर लिए अलग अलग धर्म, बट कुछ जगह उल्टा भी हुआ। जैसे कि उड़ीसा की बात करो तो वहां जगन्नाथ का जो कल्ट, मतलब जगन्नाथ एक क्या था, एक आदिवासी ग्रुप ही तो था, वो इतना पॉपुलर हो गया कि फिर मेन स्ट्रीम में आ गया, बाकी शहर के लोग भी जगन्नाथ को मानने लगे। इस टाइप की चीजें हुई। 19th सेंचुरी की बात करें तो सब्सटैंशियल नंबर ऑफ आदिवासी कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी विच हैज एमर्ज्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजन इन द मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री। तो मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में भाई जब आदिवासी को अपने शहर वहर छोड़ के बाहर जाना पड़ा तो उनको कास्ट सिस्टम में कहीं ना कहीं तो फिट होना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बिल्कुल बाहर थे। तो कई धर्म थे जिन्होंने उनको सपोर्ट करा, जिसमें से सबसे मेजर था क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी ने ओपन हैंड से सपोर्ट करा सारी आदिवासी कम्युनिटी को, और वो क्रिश्चियनिटी में सपोर्ट हो मतलब ज्वाइन हो गए। मोस्टली आदिवासी की अपनी खुद की लैंग्वेज होती थी, मैंने आपको बताया, वो संथाली बोलते थे, है ना, और बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज भी बोलते थे, जिसमें से मेजर जो सबसे पॉपुलर है वो संथाली है। नाउ अब बात करते हैं आदिवासीज एंड स्टीरियोटाइपिंग की। तो इन इंडिया वी यूजुअली शोकेस आदिवासी कम्युनिटीज इन पर्टिकुलर वे, और ये सच बात है। कभी भी आपके स्कूल में, टीवी पे, मैगजीन में, कहीं भी आपने आदिवासी को देखा होगा तो कैसे देखा है? हु हु हा हा जिंगा लाला हु हु ऐसे करते हुए देखा ना। रियलिटी में आदिवासी वैसे नहीं रहते। दिल्ली में, हैदराबाद में अलग अलग जगह जॉब्स भी करते हैं। सो वो कम्युनिटी चेंज हो चुकी है। हमें समझना पड़ेगा कि हम कब तक उनको स्टीरियोटाइप करते रहेंगे। हम ऐसे इसकी वजह से और क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो एक्सोटिक, प्रिमिटिव या बैकवर्ड है। एक्सोटिक, प्रिमिटिव, बैकवर्ड मतलब जंगलों में रहते हैं, उनको कुछ अकल है नहीं, कुछ सीखा नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं आती। हम ऐसा मानने लगते हैं जब हम ऐसी इमेज अपने दिमाग में बना लेते हैं। रेजिस्टेंट है नए आइडियाज के, नए आइडियाज मानते नहीं हैं, ऐसी चीजें आती है ना दिमाग में। सो इस वजह से हम स्टीरियोटाइप करना हमें छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आदिवासीज एंड डेवलपमेंट की। एज यू हैव ऑलरेडी रेड in the history textbook, forests were absolutely crucial to the development of all empires and settled civilization in India. Metal ores like iron and copper and gold and silver, coal and diamond, invaluable timber, ये सारी चीजें जो एनिमल से हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। अभी तक आप सोच के देखो, फॉरेस्ट किसका घर था? आदिवासी का। फॉरेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है? हमें मेटल ओर मिलते हैं, है ना, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कोल, डायमंड, ये सब मिलता है। लकड़ी मिलती है, मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, एनिमल के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, एनिमल देमसेल्फ, खुद एनिमल्स मिलते हैं। ये सब कुछ जंगल से आता है। और इसके अलावा द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ डिपेंडेंट हेविली ऑन फॉरेस्ट। लाइफ की जो कंटिन्यूटी है कि लाइफ आगे चलती रहेगी, ये भी हेविली डिपेंड करती है किस पे? फॉरेस्ट पे भाई। ऑक्सीजन के लिए, अच्छी हवा, ये जितनी चीजें हैं सब डिपेंड करती है कि नहीं। इंडिया के रिवर्स को रिचार्ज करने का काम भी किनका है? फॉरेस्ट का है। ऐसे में
फॉरेस्ट जो है वो भाई कंट्री का मेजर पार्ट कवर करते थे 19th सेंचुरी तक, और आदिवासी को उनकी बहुत ही डीप नॉलेज थी। अब बात करें प्री कॉलोनियल रीजन की, मतलब जब हिंदुस्तान में जो अंग्रेज थे वो नहीं आए थे ब्रिटिशर्स, उससे पहले राजा जो थे वो बहुत ही सही काम करते थे। वो क्या करते थे, ब्रिटिश आदिवासी के साथ हाथ मिला लेते थे कि ठीक है भाई देखो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम रहो अपना जंगल में आराम से, बदले में जो जो चीजें हमें चाहिए हमें देते जाओ, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। तो ये एक पैक्ट था जो कि कॉलोनियल रूल आने के बाद, डेवलपमेंट आने के बाद क्या किया, जंगल को काट दिया गया, तो आदिवासी को क्या करा, वहां से हटा दिया गया, जिनका वो घर था। अब वो बेचारे कहां जाएं किसी को मतलब नहीं है। सो दिस इज रेडिकली कॉन्ट्ररी टू आवर इमेज ऑफ आदिवासी टुडे एज समवेयर मार्जिनल एंड पावरलेस कम्युनिटीज। अब ये जो इमेज है ना हमारे दिमाग में, वो अभी क्या है कि जो आदिवासीज हैं अब वो एक बड़ी पावरलेस कम्युनिटी है, कोई भी उनको बेचारों को बाहर निकाल देता है। बट अगर आप प्री कॉलोनियल टाइम की बात करो तो राजा भी डरता था ऐसी कम्युनिटीज से जो आदिवासी में बहुत स्ट्रांग थी, इतने पावरफुल थे वो। धीरे धीरे उनको उनके जंगल काट दिए, उनके रिसोर्स हटा दिए, इस वजह से उनकी जो कंडीशन थी वो आज ऐसी हो गई, वो मार्जिनलाइज्ड हो गए। समझ रहे हो, पास्ट 200 सालों से आदिवासी जो है वो इंक्रीजिंगली फोर्स्ड किए जा रहे हैं थ्रू इकोनॉमिकल चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज, पॉलिटिकल फोर्स अप्लाइड बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडस्ट्री। समझ रहे हो, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। 1830 के ऑनवर्ड जो आदिवासी थे झारखंड के और आसपास के एरियाज के, उनको प्लांटेशन ज्वाइन करना पड़ा। अब भाई 1830 में तो अंग्रेज आ चुके थे, तो वो काम पे लगा रहे थे, कहाँ पे, प्लांटेशन में। तो कई को मॉरिशियस, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया भेज दिया हिंदुस्तान से, वो वहां पे बिल्कुल ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, 18 से 19 घंटे का डेली काम कर रहे हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, दिन में एक बार खाना खाते हैं, ऐसी जिंदगी उनको दी जा रही थी। इंडिया में बात करें टी इंडस्ट्री की तो ये बहुत बड़ी है, बट ये क्यों बन पाई पता है आपको, इसी आदिवासी कम्युनिटी की। इतने लाखों लोगों को वहां पे, 70 लाख आदिवासी असम में है आज के टाइम पे, जो कि 15-15, 16-16 घंटे मात्र 50-50 रुपए महीने के लिए काम करते थे। ऐसे काम करा है उन्होंने, समझ रहे हो। तो ये कंडीशन थी आदिवासी की उस समय, जिसकी वजह से वो मार्जिनलाइज और बढ़ते गए। अब बात करें जितना भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट थे वो कहाँ पे थे, वो उड़ीसा में या इन जितने रीजन्स में थे, वहां पे जितने भी आदिवासी कम्युनिटी थी उनको क्या किया गया, उनको वहां से हटा दिया गया भाई कि अब तो आप यहाँ नहीं रह सकते, गवर्नमेंट की हो गई जमीन। तो 50% से ज्यादा लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं ना माइंस और माइनिंग के प्रोजेक्ट की वजह से, वो कौन है, वो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। एक ऐसी रिपोर्ट और ये कहती है कि 79% ऑफ लोग जो डिस्प्लेस हुए हैं आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड से, डिस्प्लेस मतलब हटा दिए गए, वो कौन है, ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैं। समझ रहे हो, उनकी जमीन, बहुत ही ज्यादा जमीन, एकड़ एकड़ की जमीन उनसे ले ली गई और उस पर क्या बन गए, डैम बन गए। कई जमीन मिलिटराइज हो गई, जैसे कि जहां जंगल था, है ना, उस जंगल को हटा के वहां मिलिट्री एरिया बना दिया, अब वहां पे हटा दिया सारे लोगों को। या फिर सबसे बड़ी चीज देखो, इंडिया हैज 101 नेशनल पार्क, जिसमें से 40,000, एक मिनट रुको इसको हाईलाइट कर देते हैं, इंपॉर्टेंट है। 101 नेशनल पार्क है इंडिया में, 40,000 स्क्वायर किलोमीटर नेशनल पार्क कवर करते हैं, 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जो कि 1,19,000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर को कवर करती है। और ये सारा एरिया वो था जहां पे ओरिजिनली कौन रहता था, ट्राइबल्स रहते थे। समझ रहे हो, उनका घर था ये, जो उनसे छीन लिया गया रातों रात। और कुछ जगह पे जहां आज भी उनको अलाउ किया जाता है, वहां उनको टर्म दे दिया गया एनरोचर्स। एनरोचर्स मतलब जो जंगल में रहते हैं, जंगल को यूज करते हैं, बट एक हेल्दी वे में, बहुत ही कम है ऐसी जगह। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, इसकी वजह से, क्योंकि आपको पता है कि पूरा मार्जिनलाइजेशन हो रहा है, उनको उनके घर से निकाल दिया जा रहा है, ऐसे में क्या हुआ, वो एक साइकिल में फंस गए, किसकी, पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रिवेशन। 45% ट्राइबल ग्रुप्स, और जो रूरल एरियाज में है 35% अर्बन एरियाज में है, वो पॉवर्टी लाइन के नीचे ही है। वो आएंगे भी कैसे भाई, देखो वो आपको अगर आपके घर से ही बचपन से बाहर फेंक दिया जाए तो आप क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे, कोई सपोर्ट नहीं है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कहीं से पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो कैसे पढ़ोगे। समझ रहे हो, तो ये उनके साथ दिक्कत थी। कई बच्चे मैल नरिश्ड हो गए, मैल नरिश्ड मतलब खाने को ही नहीं है तो अंदर बीमारियां हो गई, बहुत ही कम खाने पे जिंदा है, उसे कहते हैं मैल नरिश्ड, जब नरिशमेंट पूरा नहीं हो पाता है बॉडी का। लिटरेसी रेट्स की बात करें तो बहुत एक्सट्रीमली लो है, मैंने बताया ना क्यों, ऑफकोर्स होंगे। When Adivasis are displaced from their land, they lose much more than a source of income. भाई जब आप किसी को उसके घर से निकाल दो ना, तो सिर्फ उसकी इनकम थोड़ी जाएगी, उसका घर चला गया, उसका कल्चर चला गया, उसकी वे ऑफ लिविंग चली गई। तो ऐसे एक आदमी ने कहा था, दे टुक आवर फार्मिंग लैंड, उन्होंने हमारी खेती की जमीन ले ली, उन्होंने हमसे घर छुड़वा दिए, उन्होंने हमारे क्रेमेशन ग्राउंड, जहाँ पे हम
मुर्दा घर, अपने पूर्वजों को जलाया है या फिर गाड़ा है, वो ले लिया हमसे, हमारे कुएं, हमारे पौंड, ये सब ले लिया, तो हम सरवाइव कैसे करेंगे? हमारे मंदिर ले लिए। ये गोविंद मरण नाम से एक आदमी था जो कि उड़ीसा से एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट की वजह से उनको हटा दिया गया था, उसने ये बात बताई थी। जैसे कि आपने चैप्टर मतलब पढ़ा है, देयर एग्जिस्ट एन इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन इकोनॉमिक एंड सोशल डायमेंशंस ऑफ ट्राइबल लाइफ. Destruction in one sphere naturally impact the other. Often this process of disposition and displacement can be painful and violent. अब देखो, इकोनॉमिक और सोशल डायमेंशन ऑफ ट्राइबल लाइफ के बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस है। कैसे? आप सोच के देखो कि डिस्ट्रक्शन हो, अगर एक तरफ भाई आप बात कर रहे हो इकोनॉमिक की कि आपको आगे बढ़ना है, देश को भी आगे बढ़ाना है, और वहीं पे आपको अपने कल्चर्स भी कंटिन्यू रखने हैं, तो ये इंटरकनेक्टेड इतना है कि इनमें से कुछ ना कुछ स्पेयर तो अगर एक जाएगा तो दूसरा भी टूटेगा। समझ रहे हो? तो ये वाली बात थी। अब बात करते हैं अगली चीज की, माइनॉरिटीज एंड मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, यूनिट 1 में आपने पढ़ा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि भाई वो सेफ गार्ड करे कि किसी भी इंसान को जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं भाई वो फॉलो कर पाए। अगर एक इंसान अपने देश में रह के फंडामेंटल राइट्स को फॉलो नहीं कर पा रहा है, 7-8 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कि भाई राइट टू प्राइवेसी, राइट टू एजुकेशन, ये सारी जो चीजें हैं, अगर ये नहीं ले पा रहा है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच, तो भाई गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो हेल्प करे। अब माइनॉरिटी ग्रुप्स होते कौन से? सबसे पहले ही समझ लो, माइनॉरिटी ग्रुप उन कम्युनिटीज को रेफर किया जाता है जो न्यूमेरिकली स्मॉल हो इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में हिंदूज बहुत सारे हैं, राइट, बट अगर आप बात करें जैन कम्युनिटी की, तो जैन कम्युनिटी थोड़ी कम है ना, तो वो माइनॉरिटी हो गई। मुस्लिम कम्युनिटी कम है, माइनॉरिटी हो गई। तो सिख कम्युनिटी, जो भी कम्युनिटी नंबर वाइज कम होती है उसे कहते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी। समझ रहे हो? बहुत शानदार। However, it is a concept that goes well beyond number. बट ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो नंबर से बहुत ऊपर जाता है। कई बार कोई ये सोसाइटी है जो नंबर में ज्यादा है, जैसे आदिवासी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी, नंबर में तो ज्यादा है बट सोशियो और कल्चरल डायमेंशन के वाइज वो बहुत वीक है। समझते हैं उसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करा है दैट द कल्चर of the majority influences the way in which society and government might express themselves. अब भाई देखो, गवर्नमेंट भी खुद ये चीज कहती है, गवर्नमेंट क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि जिस कम्युनिटी की मेजॉरिटी होगी, हमारा जो पूरा देश है कहीं ना कहीं उसी मेजॉरिटी में आगे बढ़ेगा, क्योंकि सब वही मानते हैं, मेजॉरिटी वही मानती है। सो ऐसे केस में कई बार ये जो साइज है डिसएडवांटेज बन जाता है, और जो कम्युनिटी बची हुई है वो मार्जिनलाइज फील करने लग जाती है, उनकी पावर, वो पावरलेस फील करती है। भाई अगर वो चाहें कि भाई हमारा देश हमारे अकॉर्डिंग चले, तो वो तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनॉरिटी है, वो कभी वोट करके अपने लीडर को नहीं जिता पाते। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। तो ऐसे दिक्कतों को ओवरकम करने की जिम्मेदारी होती है किसकी? गवर्नमेंट की हो जाती है। अब ये देखो, व्हाई डू वी नीड सेफ गार्ड फॉर माइनॉरिटीज? तो कॉन्स्टिट्यूशन, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी है लास्ट में कि भाई हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जिम्मेदारी है कि वो सेफ गार्ड करे माइनॉरिटीज के राइट्स को? तो कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो सेफ गार्ड करे बिकॉज इट इज कमिटेड, ये कॉन्स्टिट्यूशन की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके के जो लोग इंडिया में रहते हैं, अपना देश मानते हैं, उसको प्रोटेक्ट करे, इक्वालिटी को प्रमोट करे और जस्टिस को प्रमोट करे। तो अगर मार्जिनलाइजेशन हो रहा है तो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो उसको चेंज करे। उसके अलावा एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड। अगर कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति ये फील करता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है वायलेट हुए हैं, तो वो सरकार के पास जा सकता है। अब हम पहली कम्युनिटी की बात करी हमने, आदिवासी कम्युनिटी की। अब हम बात करेंगे मुस्लिम कम्युनिटी की। 2011 के सेंसस की बात करें, ऑफ कोर्स ये बहुत ही पुराना हो गया, चीजें चेंज हो गई हैं, बट स्टिल हम क्या है, अभी हम एज भी तो हमारी छोटी है ना, तो अभी हम बेसिक समझ रहे हैं, इस पूरे सोसाइटी के कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं मार्जिनलाइजेशन का इन टर्म्स ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। 2011 के अकॉर्डिंग 14.2% लोग हिंदुस्तान में की जो पॉपुलेशन में से वो कौन थे? वो मुस्लिम थे, और इसी वजह से वो क्या बन गए? एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी का उनको रूप दे दिया गया, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हो गए। They have over the years been deprived of benefits of socio-economic development. कई बार अब इस माइनॉरिटी कम्युनिटी होने की वजह से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो पार्ट नहीं बन पाए, है ना। द डेटा, अब आपको 3 टेबल दिखाता हूं मैं, ये 3 टेबल इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे हमने अलग अलग कम्युनिटीज लिखी हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और सिख। चारों का 3 चीजें दी हैं बेसिक कम्युनिटी, जैसे पक्का घर कितने लोग, कितने % लोगों के पास है,
इलेक्ट्रिसिटी कितने परसेंट लोगों के पास है और टैप वाटर। तो हिंदुइज्म की बात करें तो हिंदुइज्म में 65% लोगों के पास पक्का घर है, और वहीं पे सिख में 91 और मुस्लिम्स में 63.8, बट वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी 67 और 35। तो आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा जो कम है ये सारी चीजें वो किसके पास है, मुस्लिम कम्युनिटी के पास है, बेसिक कम्युनिटीज, राइट। और देखते हैं लिटरेसी रेट की बात करें तो हिंदूज का 63 है, मुस्लिम का 57 हो गया, क्रिश्चियंस का 74 है, सिख का 67 और बुद्धिस्ट और जैन का काफी ज्यादा अच्छा है। वहीं पे अगर आप बात करें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कि गवर्नमेंट सेक्टर में कितने परसेंट लोग हैं, तो पॉपुलेशन मुस्लिम्स की जो है सिर्फ 13.5% है पूरे 100 में से, जिसमें से सिर्फ 3% आईएएस हैं, 3-4% आईपीएस हैं, आईएफएस 1.8% ही है। जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में वो 3.3 है, स्टेट पब्लिक सेक्टर यूनिट में 10% है, और बैंक और आरबीआई में सिर्फ 2% लोग हैं मुस्लिम। तो ये कम्युनिटी का जो डिफरेंस आपको दिख रहा है ये क्यों आया है, इसीलिए आया है क्योंकि वो एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। और ये रिकॉग्नाइज करना दैट मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर, द गवर्नमेंट सेट अप अ हाई लेवल कमेटी। 2005 में एक हाई लेवल कमेटी बैठी इस चीज को देखने के लिए कि हाँ भाई देखो मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो लैग कर रही है, तो अब इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, जिसको चेयर करा। चेयर करना मतलब समझते हो, 5 जज बैठते हैं किसी भी रूल को बनाने के लिए, उन 5 का जो मेन जज होता है चीफ जज उसको कहते हैं चेयर, वो चेयर करता है, चेयरमैन कह सकते हो, जस्टिस राजेंद्र सच्चर। जो कमेटी ने एग्जामिन करा सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस मुस्लिम कम्युनिटी का, ये जो रिपोर्ट है डिस्कस करती है इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन ऑफ दिस कम्युनिटी। इट सजेस्ट दैट ऑन अ रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिकेटर द सिचुएशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज लाइक शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। For example, according to the report, the average year of schooling for Muslim children between 7 to 16 is much lower than other socio-religious communities. तो हुआ क्या, 2005 तक किसी भी तरीके का कोई माइनॉरिटी राइट उन्हें नहीं दिया गया था मुस्लिम्स को। उनके पास कोई एक्स्ट्रा पावर्स नहीं थी ना, गवर्नमेंट उनको कोई सपोर्ट नहीं करती थी। अब उनकी ऑलरेडी बहुत हालत खराब थी, तो 2005 में एक प्रॉपर कमेटी बैठी जिसको चेयर करा था राजेंद्र सच्चर ने, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये बताया सरकार को कि देखो मुस्लिम भी क्या है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनके भी जो राइट्स हैं भाई हमें थोड़े इनको पावर देनी पड़ेगी अपनी साइड से, तभी तो हम अपने देश की डाइवर्सिटी को बढ़ा पाएंगे, समझ रहे हो। क्योंकि उन्होंने ये भी बताया कि मुस्लिम चिल्ड्रन में जो स्कूलिंग की एज है 7 से 16 के बीच में वो बहुत कम है, बहुत कम बच्चे। वहीं पे आप हिंदू, सिख या जैन कम्युनिटी की बात करो तो वो बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें। अब इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन जो है एक्सपीरियंस्ड बाय मुस्लिम हैज अदर डायमेंशन, इसके और डायमेंशन भी हैं, जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटीज में मुस्लिम कस्टम और प्रैक्टिसेस आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट इज सीन एज अ मेन स्ट्रीम। अब मुस्लिम माइनॉरिटी होने की वजह से ही सिर्फ मार्जिनलाइज्ड नहीं है, कहने का मतलब ये है कि आप सोचो कि कोई नंबर जैसे सिख है, सिख भी बहुत कम है बट स्टिल वो पढ़ाई में अच्छे हैं, चीज़ों में अच्छे हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मे बी कुछ डिफरेंसेस हैं जो सोशल डिफरेंसेस हैं, जो कस्टम आपके रिलीजन्स के और अलग अलग बिलीफ हैं उनके अकॉर्डिंग। अब जैसे कि हम एग्जाम्पल है, जैसे इन्होंने दे रखा है कि कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जो मेन स्ट्रीम नहीं है, जैसे कि कुछ वुमेन जो है बुर्का पहनती हैं, जो कि बहुत अलग दिखता है ना सोसाइटी में, एकदम अलग एक लेडी दिखती है, या फिर कोई बहुत लंबी बियर्ड रखता है, या फिर कोई फेस पहनते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे सोसाइटी अलग आइडेंटिफाई करने लग जाती है कि यार ये ना थोड़े अलग हैं हमसे। इसकी वजह से कई बार वो थोड़े से रेस्ट ऑफ अस से थोड़ा डिफरेंट फील होने लगते हैं, समझ रहे हो। और ये जो चीज़ है बहुत अनफेयरली उनको ट्रीट करना, इसको समझो। ये सोशल मार्जिनलाइजेशन कभी कभी मुस्लिम्स में इतना बढ़ जाता है कि कई बार लोग जहां वो रहते हैं उस जगह को छोड़ के उन्हें जाना पड़ता है दूसरी जगह पे, जहां वो रहते थे वहां से छोड़ के कहीं और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं गेटोवाइजेशन कम्युनिटी का। गेटोवाइजेशन क्या होता है? जब एक कम्युनिटी ज्यादा स्ट्रांग हो जाए जिसकी वजह से बाकी कम्युनिटीज जो है उनको छोड़ के ही जाना पड़ जाए, ऐसी सिचुएशन को कहते हैं गेटोवाइजेशन। लिखा है ना ये। अब लास्ट में हम बात करेंगे कंक्लूजन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पूरे चैप्टर में हमने समझा दैट व्हाट इट मीन्स टू बी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, कैसा फील होता है एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को। वी हैव ट्राइड टू लुक एट द थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज। हमने इसको कैसे समझा? हमने 2 डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के बारे में पढ़ा, ईच के एक्सपीरियंसेस को जाना, दोनों कैसे कैसे अलग थे। वी हैव ऑल्सो सीन दैट मार्जिनलाइजेशन इज लिंक्ड टू एक्सपीरियंसिंग डिसएडवांटेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। हमने ये भी देखा कि मार्जिनलाइजेशन में क्या क्या चीजें आती हैं।
डिसएडवांटेज, प्रेजुडाइज एंड पावरलेसनेस, ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है मार्जिनलाइजेशन की। अब इन इंडिया कई ऐसी और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज भी हैं, जैसे कि दलित, जो कि आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट इन हैविंग अ लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। मार्जिनलाइजेशन से क्या होता है, सोशल स्टेटस कम होता है और कई बार इक्वल राइट्स नहीं मिल पाते हैं कम्युनिटीज को। उसके अलावा भी द लाइव्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन डू चेंज, है ना। दस नो वन इज मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन एग्जैक्टली द सेम वे। इफ वी गो बैक टू टू एग्जांपल ऑफ मार्जिनलाइजेशन वी हैव डिस्कस्ड, वी विल सी दैट ईच ऑफ दिस ग्रुप हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल एंड रेजिस्टेंस। Marginalized communities want to mainstream their cultural distinctiveness while having access to right, development, other opportunities. तो देखो, समझने की चीज ये है कि हमेशा कोई सोसाइटीज मार्जिनलाइज नहीं रहती, विद द टाइम वो उस चीज को ओवरकम कर लेती हैं। इसका रीजन क्या है मार्जिनलाइज होने का, एक लॉन्ग हिस्ट्री होती है। जैसे हिंदुस्तान की बात करें तो पहले हिंदू मुस्लिम साथ रहते थे, फिर पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, कई एक स्ट्रगल हो गया ना, कई मुस्लिम वहां गए, कई यहीं रह गए, उनके पास पैसे नहीं थे जाने के, या जो भी सिचुएशन रही होगी, उनका घर था यार ये। तो ये भी एक बड़ा रीजन होता है मार्जिनलाइजेशन का, जिसमें एक इंसान का कोई गलती नहीं है, उसकी हिस्ट्री की गलती है, राइट। बट विद टाइम उसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यही था ये चैप्टर, हमने यहाँ खत्म कर लिया है। ये क्वेश्चंस हैं जो आप आराम से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन को मैंने ग्रीन कलर के हाइलाइटर से मार्क कर दिया था, तो आप वो ग्रीन कलर का हाइलाइटर वाला जो मार्क्स थे उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेना वीडियो में पीछे जाके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो किसका वेट कर रहे हो, फट से कर दो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती।